हम लोग प्रार्थना शुरू करने जा रहे हैं। स्पाइन सीधी योग मुद्रा में, और उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण और फिर प्रार्थना। ओम वह शक्ति हमें समवायी क्लासेस में सभी का स्वागत है। हमारे बीच में देविका मैडम उपस्थित हैं जो आज क्लास लेंगी। हमारे बीच में वर्षा श्रीवास्तव अध्यक्ष उपस्थित हैं, ऋतु जैन मैडम उपस्थित है, सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, सारद जी उपस्थित हैं, मुन्नी त्रिपाठी उपस्थित हैं, अनिता मैम उपस्थित हैं, और इसके अलावा आर्यन जो भी नाम शायद, और जो भी उपस्थित है उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के से जुड़े हुए लोग हैं और हम एस्पस शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। हम लोगों ने वहां के 3 गुरुओं से शिक्षा भी ग्रहण किया है और उनके हम रीडिंग भी। वे हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे वर्तमान अध्यक्ष JP अग्रवाल सर, और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन
श्री एस एस सदाफ। इन गुरुओं से और अन्य गुरुओं से जो हमने शिक्षा ग्रहण किया है एक्यूप्रेशर की, वो चाहे चिकित्सा शिक्षा हो चाहे शिक्षा हो, उसको हम जन जन जागरण अभियान के तहत आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि जो आहुति उन्होंने दिया है इस एक्यूप्रेशर के लिए, वो आगे चलकर आपके माध्यम से एक आहुति आपके द्वारा भी डाली जाए, और ताकि पीड़ित मानवता का कल्याण हो सके। तो हम लोग आज की पहली क्लास है, देविका मैम लेंगी, वो BSB पे है, तो मैं उसको शेयर कर दूं। और आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी। ओके। तो जैसा कि अरविंद जी ने बोला, हम आज डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो अधिकांश आप लोगों ने तो सेकेंड सेमेस्टर एंड अबव ही हैं आप लोग। तो ये हमें पता ही है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि जो खाना हम लोग खाते हैं वो डायरेक्टली तो हमारा शरीर जिस फॉर्म में हमारे पास वो होता है, रॉ फॉर्म में या वो कुक फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, वो फॉर्म शेयर हो रहा है? पे हाँ जी, शेयर हो रहा है ना? अभी तो मुझे नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा आपको? नहीं, अब मुझे नहीं दिख रहा, बाकियों का पता नहीं। आप लोग दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। नहीं सर, दिख रहा है। नहीं दिख नहीं रहा। सर, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अच्छा, एक सेकंड। ठीक ठीक, अभी शेयर कर रहा हूँ। अब शेयरिंग हो रही? नहीं, अब शुरू हो गया। हाँ, अब आ गया। हो गए हो गए, अब हो गई। थैंक यू। तो उसी फॉर्म में तो हमारे सेल तक नहीं जा सकता, तो उसका फॉर्म चेंज करना बहुत जरूरी है, और यही काम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। क्योंकि पोषण हमारे सेल तक उसको जीवन रखने के लिए, उसका होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। और उसी डाइजेस्टिव सिस्टम का अच्छा स्वस्थ रहना भी जरूरी है, अच्छे से काम करना जरूरी है। तो जब भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम अब पढ़ेंगे, सिर्फ साइंस के रूप में नहीं पढ़ेंगे। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे हमें इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि हमें पता हो कि हर एक पार्ट का इसमें क्या महत्व है, कौन सा पार्ट कहाँ है, कौन सा पार्ट क्या कर रहा है। क्योंकि एज थेरेपिस्ट भी हमें उसे अप्लाई करना है, तो हम उस चीज को भी ध्यान रखेंगे। जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, हमें उस चीज का भी ध्यान रखना है। ये हमें समझना है कि हर एक पार्ट का क्या महत्व है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसका मेन रोल क्या है, उसके फंक्शंस क्या है? डाइजेशन है, वो ब्रेक डाउन करता है। जो फूड हम खाते हैं वो अच्छी तरह ब्रेक डाउन हो, उस हालत में पहुंचे कि वो अब्जॉर्ब हो सके हमारी बॉडी के अंदर। तो वो ब्रेक डाउन होना, उसका हाइड्रोलिसिस होना, उसके प्रॉपर एंजाइम्स के थ्रू केमिकल या जो रिएक्शन होता है हमारी बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है उसके माध्यम से, वो उसका फंक्शन है। तो डाइजेशन है, सेक्रीशन है, सारे गैस्ट्रिक जूसेस जो सेक्रेट होते हैं, आपके डाइजेस्टिव जूसेस जो सेक्रेट होते हैं, जो डाइजेशन में उस हेल्प करते हैं, वो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के वेरियस ऑर्गन्स करते हैं। फिर वही जो सेक्रीशन के माध्यम से, डाइजेशन के माध्यम से जो ब्रेक डाउन हुआ है, उसके जो पोषक तत्व हैं वो अब्जॉर्ब होना है बॉडी में,
बिकॉज अगर अब्जॉर्ब नहीं होगा तो उस डाइजेशन का कोई फायदा नहीं है, हमारे सेल्स तक पोषण पहुंचेगा ही नहीं। एंड फाइनली जो वेस्ट मैटर है, जो अल्टीमेटली हमारे बॉडी के लिए जो यूजफुल नहीं है, वो या टॉक्सिक हो सकता है, उसको सेक्रीट करना, उसको एक्सक्रीट करना। तो एक्सक्रीशन उसका लास्ट पार्ट है, जो लास्ट फंक्शन है अल्टीमेटली। तो डाइजेस्ट सिस्टम के अपने कुछ कंपोनेंट्स हैं जो शुरू से लेकर तो डाइजेशन जो है सिर्फ हमारा सिर्फ स्टमक या इंटेस्टाइन्स में नहीं होता है। डाइजेशन हमारा शुरू हो जाता है जैसे ही हम खाते हैं, हमारी ओरल कैविटी से। तो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाता है। फिर आपके पहले मैं कंपोनेंट्स बताती हूँ, फिर उसमें एक एक करके हम लोग जाएंगे। तो ओरल कैविटी है, फिर फेरिंग्स है जो इजोफेगस और ओरल कैविटी को कनेक्ट करके जहां से फूड नीचे जाता है। फिर आपका इजोफेगस है जो फूड पाइप भी बोलते हैं हम इसको, वो जो स्टमक को में खाना जाता है वहां से। फिर स्टमक, वहां पे डाइजेशन की प्रक्रिया नेक्स्ट स्टार्ट होती है। फिर इंटेस्टाइन्स है, वहां तो प्रॉपर सारा डाइजेशन अब्सॉर्प्शन सब कुछ होता है आपका। फिर इंटेस्टाइन्स में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंड होता है रेक्टम और एनल कैनाल और एनस से। तो ये सारे आपके कंपोनेंट्स हो गए। अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक देखें तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉपर कंपोनेंट्स हो गए, और आपका डाइजेशन शुरू होता है ओरल कैविटी से ही। तो ये जो पूरा लेंथ है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये करीब 10 मीटर्स का है, लगभग 10 मीटर्स का होता है। तो अब हम शुरू करते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी इन द सेंस इसको डार्क कैविटी भी बोलते हैं। इसके दो पार्ट है, एक तो आपका टीथ और टंग। सो किसी भी अडल्ट ह्यूमन बीइंग में आपके 32 दांत होते हैं, 32 टीथ, जो आपके इक्वली अरेंज होते हैं अपर और लोअर जॉज में। राइट साइड में भी उतने ही होंगे अपर जॉ में, लेफ्ट साइड में भी उतने ही होंगे अपर लोअर जॉ में। तो ये हमेशा इनकी क्वांटिटी बराबर होगी 32 टीथ की। और ये किस तरीके से डिवाइडेड है, आपके शुरू शुरू में जैसे आप मुंह खोलते हो, आपके इंसिसर्स है, ये फूड को कट करने में हेल्प करता है। फिर आपके कैनाइन है जो फूड को टेयर करने में हेल्प करते हैं। और फिर आपके प्रीमोलर और मोलर हैं जो आपके फूड को ग्राइंड करता है, जो आप चबाते हैं प्रॉपर खाने को, वो प्रीमोलर और मोलर्स उसमें ज्यादा हेल्प करते हैं। उसके बाद आपका आता है टंग। अब ये एक फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर है, एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर होते हैं केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं, जो आप जिसके वजह से आप टेस्ट कर सकते हैं। आपको टेस्ट किसी जो भी आप खाते हैं उसका टेस्ट आपको पता चलता है इन्हीं रिसेप्टर्स के वजह से। और ये जो टंग है आपका, ये हेल्प करता है फूड को मूव करने में माउथ में। तो क्योंकि ये फ्लेक्सिबल एज अ मसल है तो ये हेल्प करता है। और ये जो आपका जो फूड ग्राइंड होता है टीथ में और टंग की मदद से, वो बन जाता है बोलस। और टंग का और क्या रोल है, एक तो हमने टेस्ट बताया आपको, फिर फूड को बोलस में कन्वर्ट करने का सलाइवा के माध्यम से, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और वो ऑल्सो हेल्प करता है आपका, एक बार आपने वो बोलस बना दिया तो उसका भी रोल होता है आपके फूड को फेरिंग्स के माध्यम से इजोफेगस में पहुंचाने का। तो अब हम आते हैं सलाइवा में। अब सलाइवा जो है
है सलाइवा इज जो आपका जो सेक्रीट होता है वो बिल्कुल फर्स्ट डाइजेस्टिव जूस होता है जो सेक्रीट होता है, जो हेल्प करता है डाइजेशन में। जो इसलिए हमें कहते हैं कि आपका डाइजेशन ब्रेकिंग डाउन का प्रोसेस मुंह में ही शुरू हो जाता है। कि डाइजेस्टिव, एक तो आपका फूड टीथ के माध्यम से वो हो रहा है, ग्राइंड हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, टंग उसमें हेल्प कर रहा है, और सलाइवा अब आ रहा है एज अ डाइजेस्टिव जूस जो आपको फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा है आपका। तो ये जो सलाइवा सेक्रीट होता है वो सेक्रीट होता है ये एक ये आपके ग्लैंड्स है, ग्लैंड, सब मैंडिबल ग्लैंड। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है उसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि ये कहाँ कहाँ पे है। और इसमें जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है उससे सबसे ज्यादा सलाइवा निकलता है, उसके बाद पैरोटिड ग्लैंड से, और फिर सबलिंगुअल ग्लैंड से। तो ये जो 3 पैर हैं सलाइवरी ग्लैंड जो प्रोड्यूस करते हैं, ये करीब 1 to 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, और ये कंटिन्यूस जब होते हैं तो सेक्रेट होता है, क्योंकि इनको आपके माउथ को वेट करने रखने का भी फंक्शन है। और इनका जो होता है च्यूइंग के टाइम, जब आपका खाना होता है तो ज्यादा सेक्रेट होता है, बट अदरवाइज ऑल्सो आपका ये माउथ वेट रखने के लिए सेक्रेट होता रहता है। तो अगर आप इसका कॉम्पोजिशन देखें आपके बुक में तो ये 99.5% वाटर है और 0.5 सॉलिड एलिमेंट्स है, जैसे आपके मोस्टली होते हैं इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक आपके आयंस हो गए 40% सोडियम पोटेशियम, और ऑर्गेनिक 60% हो गए, जिसमें प्रोटीन्स, आपके एंजाइम्स एंड सो ऑन होगा। अब आपका पीएच ऑफ सलाइवा बताया है 6.3 to 6.8। तो इसमें द एंजाइम जो है आपका चेंजेस कुक कार्बोहाइड्रेट टू माल्टोज पार्शियली 40%। और ये जो हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस मतलब केमिकल रिएक्शन वाटर के साथ जो होता है, ये कंटिन्यू होता है स्टमक में अप टू 4 pH। उसके बाद आपका खाना जो है वो जाता है ईजोफेगस में। ये भी एक फाइबर मस्कुलर ट्यूब है, ये फ्लेक्सिबल है, तभी आपका खाना जा रहा है उसमें मूव करके। ये अगर जब आपका खाना नहीं होता है, अगर नॉर्मल अगर आपका फूड नहीं जा रहा है तो एक टेप की तरह होता है, और अगर खाना उसमें जा गया आपके मुंह से वहां ईसोफेगस तक, तो प्रोपल्सिव एक वेव की तरह आपका फूड जाएगा। तो आपका एक पाइप की तरह आप समझ लीजिए जो बिल्कुल फ्लैट है, और जब उसमें खाना जा रहा है तो वेव के माध्यम से ये नीचे आपके स्टमक में जा रहा है। और इसमें म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो फूड को हेल्प करते हैं, जो बोलस आपका बना है मुंह में उसको स्टमक में ले जाने के लिए। अब हम आते हैं आपका स्टमक पे। तो ये आपके बुक में लिखा है कि फूड पाइप बिलो द डायफ्राम ओपन्स टू अ बैग नोन एज स्टमक। तो ये अगेन फाइब्रो इलास्टिक स्ट्रक्चर है, एक बैग टाइप है, मस्कुलर ऑर्गन है जो डिफरेंट साइज और डिफरेंट कैपेसिटी का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। एंड ये नॉर्मली जे शेप्ड ऑर्गन है। इसकी नॉर्मल कैपेसिटी है 1.5 to 2 लीटर्स ये स्टोर कर सकता है। और इसमें काफी सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स, एसिड्स, जो डाइजेशन के नेक्स्ट स्टेप को फॉरवर्ड ले जाने के लिए बहुत जरूरी है।
तो इनके 3 टाइप ऑफ सेल है इनके ग्लैंड्स में। एक तो म्यूकस सेल है जो म्यूकस सेक्रेट करते हैं, एक पेप्टिक सेल्स है जो एंजाइम सेक्रेट करते हैं, और ऑक्जेंटिक सेल्स है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट करते हैं, और ये सब मिल करके डाइजेशन में मदद करते हैं। जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करने में, उस फर्दर ब्रेक डाउन करने में उसकी मदद करते हैं। तो ये फंक्शंस क्या बताए हैं आपको स्टमक के? एक तो स्टोरेज ऑफ फूड, एक बार जाएगा तो जब तक वहाँ डाइजेस्ट नहीं हो जाता वहाँ स्टोर होता है, फिर उसकी डाइजेशन की प्रक्रिया चल रही होती है वहाँ पे। गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है क्योंकि वो जरूरी है डाइजेशन के लिए, आपके ब्रेक डाउन करने के लिए। फिर यहाँ पे शुरू होता है वो अब्जॉर्प्शन, वाटर, ग्लूकोज और सॉल्ट पार्शियली अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है स्टमक। तो ये उसके फंक्शन है। इसका जो गैस्ट्रिक जूस जो निकलता है उसका कंपोजिशन बताया है आपको। वाटर है 98 to 99% एंड सॉलिड एलिमेंट्स 1 to 2% है, जिसमें अगेन डिवाइडेड है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में वही आपका सोडियम, पोटेशियम, ये आयंस वगैरह होते हैं, एंड ऑर्गेनिक में आपके एंजाइम्स हैं, म्यूसिन है, इंट्रिंसिक एंड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर्स हैं इसमें। तो इसमें जो पेप्सिन एंजाइम है ये हेल्प करता है 15% अमीनो एसिड हाइड्रोलिसिस के मेथड से प्रोटीन से, क्योंकि प्रोटीन आपका अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, तो उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक स्पेशल सेक्रेशन है स्टमक का, जिसका फंक्शन है जो बोलस आता है उसको माइक्रोब से फ्री करना। कोई भी मतलब अगर एक तरीके से आपका जो भी फूड है उसमें अगर कोई डिसीज है या माइक्रोब्स है जिसको हटा सकता है वो, तो वो एसिड, क्योंकि इतना एसिडिक है, उनको किल कर सकता है। जिनको किल कर सकता है उनको वहां पे किल हो जाता है। तो उस फूड को माइक्रोब से फ्री करना। इट चेंजेस इन एक्टिव पेप्सिनोजन टू एक्टिव पेप्सिन। तो पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनता है, उसको चेंज करने में पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है जो फूड होता है आता है, तो उसको एक्टिव करने में ये हेल्प करता है पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव करने में। It dissolves the cellulose membrane present outside the starch grain and free starch। तो आपका ये सेल्यूलोज मेम्ब्रेन आउटसाइड द स्टार्च है, उसको डिसॉल्व करने में आपका स्टार्च को हेल्प करता है ये। And it maintains optimum pH 1.2 to 0.8 for the action of पेप्सिन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा बहुत जरूरी है स्टमक में, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड जो स्टमक से निकलता है उसमें फिर सॉलिड नहीं रहता, कुछ वो फ्लूइड फॉर्म में ही निकल सकता है। तो इसलिए जब तक वो फ्लूइड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता वहां फूड आपका स्टोर होता है। एट द एग्जिट ऑफ द स्टमक, ये जानना आपको जरूरी है, कई बार क्वेश्चन में भी आता है कि देयर इज अ पाइलोरस मेड ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर। ये एक वाल्व की तरह है। ये जहां पर भी वाल्व होते हैं ये आपको एक बार वहां से निकल गया तो फूड वापस नहीं जा सकता। तो एक तरीके वो वाल्व है जो फिर आपका जैसे जैसे फूड निकलता जाता है वो बंद हो जाएगा, बट वो उस वाल्व से वो ऐसे बंद होगा कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस फ्लो नहीं हो सकता। वो फिर जाएगा आपके इंटेस्टाइन के ही ड्यूोडेनम की तरफ, बट वो आपका वापस स्टमक के ऊपर उस नहीं जा सकता। तो ये वाल्व का, इस वाल्व का काम है। तो फूड जो है 3 से 4 घंटे तक स्टमक में रहता है, और प्रोपल्सिव वेव है जो अभी ये फूड हाईली एसिडिक है, इस फूड को ड्यूोडेनम में पहुंचाता है थ्रू प्रोपल्सिव वेव।
अब आपका इसके बाद शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके 3 पार्ट है, ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम। अब ये है 2.5 to 3 मीटर लॉन्ग। ये भी एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है। एंड फाइब्रोमस्कुलर जहाँ पे भी ये मोस्टली ये ट्यूब्स है क्योंकि ये थोड़े इलास्टिक है, इनमें ये मूवमेंट्स होते हैं, तो इसके लिए ये जरूरी होता है कि ये फाइब्रोमस्कुलर हो। ड्यूोडेनम का स्ट्रक्चर थोड़ा सॉलिड होता है ज्यादा, क्योंकि इसको जो फूड आ रहा है स्टमक से वो हाईली एसिडिक है। वो अभी तक इतना अल्कलाइन हुआ नहीं है कि वो आराम से पास हो जाए, इसलिए उसकी जो है थोड़ा थिक है वो। अब उसको अल्कलाइन करने के लिए अब आपका पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट होता है और बाइल जूस सेक्रेट होता है जो लिवर में बनता है, तो वो गॉल ब्लैडर के माध्यम से ड्यूोडेनम में जाता है। और बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस के अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन अपना इंटेस्टाइनल जूस भी सेक्रेट करता है थ्रू आउट इट्स एंटायर लेंथ, डाइजेशन के प्रोसेस के लिए, फर्दर ब्रेकडाउन के लिए। तो ये जो बाइल जूस है, इसका जो आपका कॉम्पोजिशन है वो है 96 to 98% वाटर, सॉलिड एलिमेंट्स 2 to 4%। एक कार्बोनिक आपके वही आयंस हो गए, सोडियम, पोटेशियम, बाइल सॉल्ट है, बाइल पिगमेंट है। एंड कार्बनिक हो गए म्यूकस, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, अल्कलाइन फॉस्फेट। अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइल पिगमेंट, द कलर ऑफ बाइल जूस इज गोल्डन येलो ग्रीन। बाइल पिगमेंट के होने की वजह से इसका कलर येलो या ग्रीन, गोल्डन येलो या ग्रीन होता है। पीएच जो बाइल जूस का है वो अल्कलाइन होता है, तो इसीलिए आपका पैनक्रियाटिक जूस जब जाता है ड्यूोडेनम में, तो और इंटेस्टाइनल जूसेस, तो फूड थोड़ा अल्कलाइन होना शुरू हो जाता है। बाइल जूस में आपका डिफरेंट सॉल्ट्स भी होते हैं, सोडियम, पोटेशियम वगैरह। अब ये लिवर जो है ये फैट को की हाइड्रोलिसिस में हेल्प करता है। अब जो आपका लिवर है ये बाइल जूस कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करता है। ये जो आपका बाइल जूस है लिवर में प्रोड्यूस होता है और कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि लिवर इज द लार्जेस्ट सेक्रेटरी ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। आपका जो लिवर है लार्जेस्ट सेक्रेटरी ग्लैंड है, तो ये याद रखिएगा। जो बाइल जूस सेक्रेट होता है लिवर में वो जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो बाइल जूस उसमें जब उसमें होता है गॉल ब्लैडर में, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है और ड्यूोडेनम में पास होता है, फिर वो थोड़े ग्रीजी फॉर्म में। अब लिवर के आपके दूसरे फंक्शंस जो बताए हैं वो ये हैं, इट मेक्स द फूड जूस अब्सॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑब्वियसली अपने जूसेस के थ्रू जा रहा है तो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, तो उसमें हेल्प कर रहा है आपके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में। स्टोरेज, लिवर जो है आपका ग्लूकोज स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड मिनरल्स एंड विटामिन भी आपका स्टोर करता है ये। आपको आवाज आ रही है मेरी? एक सेकंड के लिए आ रही आ रही ओके। आ रही। मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है आपका, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में बोथ। आपका डिटॉक्सिफिकेशन, इसमें इसका बहुत रोल होता है।
बॉडी में डिटॉक्स जो भी है, अमोनिया टॉक्सिक गैस को जो है, एक टॉक्सिक गैस है अमोनिया, उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है। ये प्लाज्मा प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ब्रेक डाउन करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ये जब एक फीटस एम्ब्रियो के स्टेज में होता है, उसमें आपका एरिथ्रोसाइट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड अडल्ट स्टेज में भी कभी अचानक किसी भी वजह से कोई इमरजेंसी पड़ जाए और एरिथ्रोसाइट की कमी है, उस केस में भी ये हेल्प करेगा एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन में। एंड जो बिलिरुबिन है जो फॉर्म होता है आपके, वो उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। अब आपका आता है पैनक्रियाटिक जूस। ये भी फूड को जो है थोड़ा अल्कलाइन करने में हेल्प करता है, और ये आपका पैनक्रियाज में बनता है, पैनक्रियाज ग्लैंड में। ये करीब 2 to 3 लीटर्स ऑफ जूस अप्रोक्सीमेटली सेक्रेट करता है पर डे। अब आप जो है आपका इसके जो कंपोनेंट आपके बताए हैं जूस के, वो है वाटर 97 to 98%, सॉलिड एलिमेंट्स है 2 to 3%, जिसमें अगेन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिफाइन किया है। इनऑर्गेनिक में सारे आपके आयंस हैं, और ऑर्गेनिक में आपके पार्शियल सिंथेसिस ऑफ एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, एंजाइम्स है, वेरियस एमिलेज है, लाइपेज वगैरह है आपका, इसमें इसका पार्ट है। फिर आपका जो है ये जो जूस है एक बहुत इंपॉर्टेंट बाइकार्बोनेट आयन बनाता है, जो बहुत ही एल्कलाइन है। अगर ये नहीं पास होगा तो इंटेस्टाइन जो आपका जो फूड है उसको ब्रेक डाउन ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा, बल्कि कर नहीं पाएगा, क्योंकि जो हमने पढ़ा है पहले कि जो स्टमक से फूड डाइजेस्ट होके आता है वो हाईली एसिडिक है। जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है वो 80-90% प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को और फैट को, और उनको कन्वर्ट करते हैं अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड फैटी एसिड में। अब जो आपका इंटेस्टाइनल जूस है, ये जो है आपका ब्रूनर्स ग्लैंड, ड्यूडेनम एंड इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड्स है सेक्रीट करते हैं 1 to 2 लीटर पर डे, एंड एंटायर लेंथ में, ये नहीं कि शुरू में ही, एंटायर लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन में, क्योंकि पूरे आपके उसमें डाइजेशन का प्रोसेस चलता रहेगा और अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी चलता रहेगा। तो इनके जो जूस का कंपोनेंट है 98 to 98.4% वाटर, सॉलिड एलिमेंट आपके हैं 1.6 to 2.09। अगेन ये भी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में डिवाइड होंगे, जिसमें आयंस है इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में आपके डिफरेंट ये हैं एंजाइम्स कंपोनेंट्स। जो इंटेस्टाइनल जूस में सारे एंजाइम्स है जो फूड को ब्रेक डाउन कर सके, जितने भी बचे हुए फूड, जितना भी रिक्वायर्ड फूड एलिमेंट्स आपके बचे हुआ है पूरे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो ब्रेक डाउन होगा। तो इनमें वो सारे एंजाइम्स हैं जो ये कर सके। अब जो है आपका इंटेस्टाइनल मूवमेंट जो है, तो आपका जो है जो फूड एक बार चला गया इंटेस्टाइन में, तो ऑब्वियसली वो आगे आगे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे और पास ऑन होता जाएगा, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स के थ्रू होता है। तो चाइल्ड होता है, जो फूड एलिमेंट्स होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन हो रहे हैं, वो उसमें 8 से 10 घंटे तक रहते हैं, और उनमें सारा प्रोसेस होता है, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन, सब कुछ।
तो इसके मेन जो है 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स है। एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो एक वेव मोशन में होता है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन फेज होता है इसमें, जिसमें फूड आके पुश फॉरवर्ड होता है और ये हेल्प करता है फूड को मूव फॉरवर्ड करने में एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। फिर आपका सेगमेंटेशन होता है मूवमेंट। अब ये जो सेगमेंटेशन होता है वो फूड को इंटेस्टाइन जो है वो, जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देता है ताकि आराम से आपके जो पार्ट से वो जो आपके जो एंजाइम सेक्रीट हो रहे हैं वो सेक्रीट होकर के अच्छी तरह फूड को ब्रेक डाउन कर सके, चर्न कर सके और उससे सारे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर सके। तो इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे आपका ये जो अब्जॉर्प्शन वगैरह है, ये ब्रेकिंग डाउन और अब्जॉर्प्शन ज्यादा इजी हो जाता है। बट ये वेव जो है ये फूड को मूव फॉरवर्ड में हेल्प करने में नहीं, बट ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्प्शन में ज्यादा हेल्प कर रहा है। अब जो अब्जॉर्प्शन जो है, ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड और ये है, ये सब जो प्रोड्यूस हो रहा है वाटर, ये अब्सॉर्ब हो रहा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो उसकी कैसे अब्सॉर्ब हो रहा है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो होते हैं डिफरेंट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम विलाय बोलते हैं, विलाय। और वो जो है आपका इनमें कैपिलरीज वगैरह होती है, जो अल्टीमेटली जो फूड बिल्कुल फाइन बन गया, ब्रेक डाउन हो गया, वो आपके अब इनके थ्रू ब्लड में अब्सॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो आपका ये अब्सॉर्प्शन इज डन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन मेथड एंड एंडोसाइटोसिस। अब जो है अब्सॉर्प्शन के बाद जो रिक्वायर्ड नहीं है बॉडी में, जो कंपोनेंट्स आपके जो नहीं अब जो निकाल चुका मैक्सिमम, जो लार्ज इंटेस्टाइन निकाल सकता था, तो अब वो जो बाकी जो बचा है वो जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से सीकम में जाता है और फिर आपका जो है ये जो सीकम है, दिस इज अराउंड 4 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एंड उसके साथ अटैच होता है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स इज अ ट्यूबुलर मास, लिम्फॉइड टिश्यू होता है ये ध्यान रखिएगा, अटैच टू द ओपनिंग गेट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन थ्रू आउट द लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें बहुत सारे लिम्फॉइड फॉलिकल्स होते हैं जो इन्फेक्शन या माइक्रोब्स वगैरह से लड़ते हैं। बट अपेंडिक्स, पहले तो लोग सोचते थे अपेंडिक्स का कोई फंक्शन नहीं है, बट अब उसका महत्व समझा जा रहा है। उस बोल रहा है कि उस दैट इज अ स्पेशल लिम्फॉइड ऑर्गन जो आपके इन्फेक्शन वगैरह हेल्प करने में आपका कोई भी वो होता है, उसको आपका उस फंक्शन है उसको इम्यूनिटी, वायरसेस वगैरह को मारना, वो एंटीबॉडीज जनरेट करके। आपके जो है लार्ज इंटेस्टाइन में वैसे भी आपके बहुत सारे बैक्टीरिया वैसे भी होते हैं। आपके इंटेस्टाइन्स में ऐसे बहुत बैक्टीरिया होते हैं जो इनफैक्ट आपके डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प भी करते हैं। सो देर इज गुड बैक्टीरिया एंड देर इज जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, जो पैथोजेनिक फैक्टर्स है, उनको फिर एंटीबॉडीज के द्वारा अटैक किया जाता है।
द लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, अब हम लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन है इज लेस बट इन डायमीटर, बट मतलब उसका डायमीटर ज्यादा है और लेंथ कम है स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो उसके वजह से सरफेस एरिया भी ज्यादा हो गया। इसका लेंथ है 1.2 टू 1.6 मीटर्स। अब इसका फंक्शन क्या है, अब वहां जाकर के जो भी आपका बचा है वो उसमें से जितना भी वाटर निकाल सकता है, मिनरल्स एंड विटामिन बचा हुआ, तो वो वहां पे निकल जाता है, अब्सॉर्ब कर देता है, म्यूकस को सेक्रेट करता है, बिकॉज ऑब्वियसली आपका जरूरी है ल्यूब्रिकेशन के पर्पस से। और ये ब्रेक करता है, सिंथेसिस करता है विटामिन बी एंड के का, एक्सक्रीटरी कंटेंट्स को स्टोर करता है जब तक वो रिलीज नहीं हो जाते बॉडी से, एंड उसमें केमिकल एक्टिविटीज होते रहते हैं ड्यू टू बैक्टीरिया। अब इसमें होता है दो प्रोसेस, फर्मेंटेशन जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है वाटर प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड में, और प्यूट्रेफैक्शन जिसमें प्रोटीन आपका मीथेन और फिनॉल में कन्वर्ट होता है थ्रू एनारोबिक बैक्टीरिया। अब इसका नेक्स्ट आता है पेल्विक कोलम, रेक्टम और रेक्टल कैनल, जो आपके अब ये ऑलमोस्ट एंड की तरफ आ गए आप लार्ज इंटेस्टाइन के। अब इसका जो है एक्सक्रीटरी जो आपके कंटेंट्स है रीच द पेल्विक कोलन ड्यू टू मास पेरिस्टाल्टिक, अगेन यहाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, और ये है वो जगह जहाँ पे डिफिकेशन रिफ्लक्स सेट एंड द बॉडी रिमूव्स वेस्ट। जब भी आपको स्टूल पास करना हो, ये वो जगह है जहाँ पे उसका रिफ्लेक्स सेट होता है एंड देन द बॉडी उसको रिलीज करता है। अगर ये इनएक्टिव रहेगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, और हाइपर एक्टिव हो जाएगा तो आपका वेस्ट फ्रीक्वेंटली जैसे डायरिया या कुछ हो सकता है। और रेक्टम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है which set high degree defecation reflex when excretory waste reach there. So ये भी आपका फूड पास आउट करने में डिफिकेशन रिफ्लेक्स से हेल्प कर रहा है। अब देर आर स्पिंक्टर्स, अगेन जैसे हमने वो बोला था एट द एंड्स ऑफ रेक्टल कैनल, क्योंकि स्पिंक्टर्स जो है जैसे हमने पहले पाइलोरस के बारे में पढ़ा था, ये एक वन तरफ मूवमेंट करवा करके बंद हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये वापस जाएंगे तो फिर आपका ये तो आप वो डिजीज वाला हो जाएगा, दैट मीन्स दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। एक बार आउट हो गया फिर ये बंद हो गए, फिर वापस जो वहां से बाहर निकला जो भी प्रोडक्ट है आपका, वो वापस दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा सकता। एक बार आपका निकल गया तो निकल गया, वो वॉल्व बंद हो जाएगा। कल आ जाएं जल्दी, कल बोल दो। तो ये जो है ये वॉलेंटरी इन नेचर है, सो जो वेस्ट है हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें आपके जो है 3 इश्यूज आपके दे रखे हैं एंड में कि क्या हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका। एक तो हार्ट बर्न हो सकता है, जो बर्निंग सेंसेशन है बिहाइंड द स्टेमम, ड्यू टू रिफ्लेक्स ऑफ, जिसकी वजह से आप रिफ्लक्स ऑफ एसिड होता है इनटू द इसोफेगस, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी भी हो सकती है। फिर ये वाटर ब्रश बोला है, फिलिंग ऑफ माउथ विद अ वाटरी फ्लूइड, और ये इरूटेशंस, ये है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स
along with flatters are common in the functional and organic diseases of the stomach, जो आपके पास होते हैं, इरिटेशंस, गैसेस वगैरह सारा। तो ये स्मॉल अमाउंट्स तो ठीक है, बहुत ज्यादा हो आपका गैस अगर पास होना, सो देन दैट इज आल्सो एन इशू। तो ये बेसिक आपका 3 इश्यूज यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो आपने देखा कि ये जो है हर एक कंपोनेंट अपना अपना काम, डाइजेशन तो शुरू से लेकर आखिर तक हो रहा है, अब्जॉर्प्शन भी हर जगह हो रहा है, एंड फाइनली एक्सक्रीशन हो रहा है। हर एक जगह, हर एक कंपोनेंट डाइजेस्टिव सिस्टम के में अपना अपना रोल प्ले हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है वो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज अ थेरेपिस्ट लोग आपसे आके बोलेंगे कि मेरे इजोफेगस में कोई प्रॉब्लम है, स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ इश्यू है, या स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई इश्यू है। तो वो आपको पता होना चाहिए हर एक तो इनका लोकेशन क्या है, ये क्या क्या सेक्रीट करते हैं, इनके फंक्शन क्या है। तो जब आपको ये पता होगा ठीक से, तब आप ये, चाहे आप कोई भी मेथोडोलॉजी यूज करें, आपको ये पता होगा, चाइनीज, आयुर्वेद या जो कोई भी, आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, किस तरीके से ट्रीटमेंट देना है, क्या क्या पॉइंट्स यूज करने हैं। तो इसको जरा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में आपके डॉक्टर्स भी ये मानते हैं कि बहुत सारी जो बॉडी में समस्याएं हैं वो आपके गट के थ्रू, यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके इंटेस्टाइनल हेल्थ सही ना होने की वजह से आपकी बहुत सारी और समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसका हेल्दी रखना, इसको कैसे इसका हेल्थ मेंटेन करना है, और डिजीज हो जाए तो उसको कैसे वो करना है, इसके लिए हमें सिस्टम समझना बहुत जरूरी है, और इसका तभी हम अच्छी तरह से उपचार कर पाएंगे। So, अब हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू देविका, बढ़िया रहा, एक पूरा एक चैप्टर हो गया। और बस थैंक यू। तो हम लोग, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बस 2-3 मिनट का गैप दे रहा हूँ, तो फिर हम लोग आगे शुरू करेंगे। हम लोग, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। आप लोग आयुर्वेद पढ़ रहे हैं। आयुर्वेद में हम लोगों ने कहा था कि इसको मनन करने की आवश्यकता है,
क्योंकि इसके सिद्धांत जो उन्होंने रखे हैं वो बिल्कुल तय है कि हमारे पास हम हर चीजों का हमने उसकी डेफिनेशन दिया है। हम लोगों ने कहा कि ये हेतु लिंगौषध ज्ञानम स्वस्थात्वपारणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम। तो एक तो हमने 3 सूत्र कह दिए, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, औषध सूत्र। फिर हमने कहा कि हमारे 5 महाभूत हैं, तो उन 5 महाभूतों को भी हमने डिफाइन कर दिया कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। फिर हमने कहा कि उनके 10 द्रव्य सिद्धांत है। खादिन आत्मा मन है कालो, दिशस द्रव्य संग्रह, सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, निरिंद्रियम अचेतनम। फिर हमने आयु की परिभाषा भी कह दिया, कहा कि शरीर इंद्रिय सत्तात्म संयोगो धारे जीवितम और नित्य गच्छानुबंध से पर्याय उच्यते। तो यानी हम लोग सबको डिफाइन करते चले आ रहे थे। अब हम लोगों ने कहा कि तो 5 का अंक, 3 का अंक हम लोग महत्वपूर्ण मान रहे हैं, 9 का अंक महत्वपूर्ण है और 10 द्रव्य सिद्धांत वाले महत्वपूर्ण हो गया। अब जब हम लोगों ने डिफाइन कहा कि अब 6 घटक का बात है तो 6 अंक भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया। तो उन 6 घटकों की बात जो कही उसमें भी हर चीज डिफाइन किया। जैसे कहीं मैटर क्या है, हम लोग द्रव्य को अंग्रेजी में मैटर कह सकते हैं, तो मैटर कहीं साइंस में, जो मॉडर्न साइंस है उसने मैटर को डिफाइन नहीं किया कि व्हाट इज मैटर। हम लोग मैटर को डिफाइन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखिए, द्रव्य को यत्राशिता कर्म गुणा और कारणम संवाह्य तद्द्रव्य। कहा क्या कहा कि तो इनको 2 भागों में बांट दीजिए। पहला कहा यत्राशिता कर्म गुणा, यानी यत्र माने जहां, आश्रित माने आश्रित है, कर्म गुण, कर्म और गुण, आश्रित माने जहां रह रहे हो। जैसे हम कहा जाए कि आप किस घर में आश्रित है, तो यानी जो घर आपका होगा उसमें तो आप आश्रित है, उसके अलावा कहीं आपका घर नहीं है। तो यत्राशिता कर्म गुणा, तो यानी कर्म और गुण जहां पर जिस जगह पर आश्रित है। पहली बात तो ये हुआ, वो द्रव्य है। दूसरा कार्य केवल इतने संतोष नहीं हुआ, उन्होंने कहा नहीं, कारणम समवायत, यत कारणम, यत समवाय कारणम, यत समवाय कारणम। समवाय माने, समवाय को हम लोग आगे डिफाइन करेंगे, तो पहले समझिए। लेकिन उसका मतलब यह है कि समवाय माने ऐसा संबंध जिसको अलग न किया जा सके, तो ऐसा संबंध है। तो यत समवाय कारणम, यह द्रव्य जो है जिसको हम द्रव्य कह रहे हैं, यह समवाय का कारण हो। कारण माने एक होता है, कारण होता है, कार्य होता है। कारण माने जो मूलभूत तत्व है जिसकी वजह से कोई चीज हो रही है वो कारण है, और जो हो रहा है वो कार्य है। तो कारण और कार्य की बात जब करें तो यत समवाय कारणम, जो समवाय का, जो ऐसे संबंध का कि संबंध हट न सके उसका कारण है, यानी द्रव्य की वजह से ही ये कर्म गुण है। तो यत्राश्रिता कर्म गुणा, तो एक अलग कर लीजिए। फिर कहिए यत समवाय कारणम, जो समवाय का कारण हो, वही वो कार्य नहीं है, वही रीजन है, उसी की वजह से सब कुछ है। तो वो कौन है? वो द्रव्य है। तो इसको कहा जिस द्रव्य में कर्म और गुण आश्रित हों, यानी उसमें रहते हों, और जो द्रव्य मतलब दो और जो द्रव्य काट दीजिए, गुण कर्म का समवाय कारण हो। समवाय कारण नहीं, कारण समझ लीजिए, यहाँ समवाय को कारण अलग करिए। समवाय का कारण है, कारण नहीं, समवाय कारण नहीं, समवाय कारण है, उसे द्रव्य कहते हैं। तो जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया, कोई भी आदमी जैसे आपके पास है, आप हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपके अंदर क्या है? आप द्रव्य है। मनुष्य एक द्रव्य है। मनुष्य के अंदर क्या है? हर आदमी के पास अपना उसका गुण है। कोई गुण है जो अच्छा बोलता है, कोई अतः ज्ञानी है तो ज्ञान उसका, ये सब गुण के रूप में है। तो यह गुण है। लेकिन कर्म क्या है? चल रहे हैं आप, कर्म है। आप बोल रहे हैं, ये कर्म है। तो जो कर्म है, लेकिन गुण के कर्म तो जैसे हम भी चलते हैं, आप भी चलते हैं, लेकिन आपके गुण डिफरेंट हो सकते हैं, हमारे गुण डिफरेंट हो। यानी लेकिन हमारे इस द्रव्य में, हमारे इस शरीर में दोनों आश्रित है, कर्म भी है आश्रित है और गुण भी आश्रित है, और हम कारण भी है। ये हमारा शरीर कारण भी है। क्यों? अगर ये शरीर न रहे तो न कर्म रहेगा, ये गुण रहेंगे। तो इसलिए यत्राश्रिता कर्म गुणा एक तरफ, और यत समवाय कारणम, जो समवाय का कारण भी हो, दोनों चीजों हो, वो कारण भी हो। यानी उस द्रव्य के नष्ट होने पर ये कर्म भी नष्ट हो जाए और गुण भी नष्ट हो जाए, तो उसको हम लोग द्रव्य कहते हैं। अब द्रव्य के जब भेद की बात आई,
जैसे वहां कि उनका खातिन आत्मा मन है कालो, उन्होंने कहा कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और काल दिशा मन आत्मा तम, यहाँ तम नहीं कहा गया, तम मान जोड़ दीजिए, सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, जो इंद्रिय सहित है वह चेतन है। अगर इंद्रियां हैं, क्योंकि बाह्य जगत से अंतर जगत की ओर, अंतःकरण की ओर मन को चेतना जगाने के लिए जो चेतना नहीं होगी तो वह बाहरी जगत से आंतरिक जगत को कभी कोई सूचना दे नहीं पाएगा। वह चेतना ही है जो बाहरी जगत से आंतरिक जगत को सूचना देती है, वह चेतना है। और जिसके पास इंद्रिय नहीं है वह चेतन नहीं है, क्योंकि इंद्रियां नहीं है तो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती है। अगर इंद्रियां नहीं है तो वो निरिंद्रिय है, मतलब निह इंद्रिय, निह प्लस इंद्रिय, मतलब जिसमें इंद्रियां नहीं है वो अचेतन, माँ में हलंत और अचेतन, वो अचेतन है। क्या? निह इंद्रिय, निह इंद्रियम अचेतनम। तो यानी जिसके पास इंद्रिय नहीं है वह अचेतन माना गया है। अब उन्होंने डिफाइन किया कि द्रव्य, जब द्रव्यों की बात कर रहे हैं तो द्रव्य भेद हमारे यहाँ कहा गया आयुर्वेद में। कहा द्रव्य भेद क्या? एक कारण द्रव्य है, एक कार्य। देखिए अब ये पॉइंट आया ना, वो कारण क्या है और कार्य क्या है। क्या कारण है? कारण वही है खादिन आत्मा मन है कालो, यही आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा, ये कारण है। इन्हीं की वजह से ये कार्य है, इन्हीं की वजह से ये आपका शरीर है। इसीलिए कहा गया कि हमारा शरीर इन्हीं तत्वों के, इन्हीं द्रव्यों के, इन्हीं महाभूतों के आपसी संयोग का परिणाम है। तो उसमें आकाश भी है, उसमें वायु भी है, उसमें अग्नि भी है, उसमें जल भी है, उसमें पृथ्वी भी है, उसमें काल भी है, उसमें दिशा भी है, उसमें मन भी है, आत्मा भी है। तो ये कारण है। और ये कार्य क्या है? जो हमारा शरीर वो कार्य है। अब कैसे है? कार्य दो तरह के हो सकते हैं, एक चेतन और एक अचेतन। चेतन माने अचेतन, पहले अचेतन। अचेतन में एक प्राकृत है, प्राकृत माने जो प्रकृति ने प्रदत्त किया है वो अचेतन है। कोई प्रकृति में कोई चीज है, जैसे पत्थर है मान लीजिए, तो पत्थर है वो प्राकृत है, प्रकृति से उसको अचेतन दिया हुआ है। अगर एक कृत्रिम है, आप उसको गढ़ के कोई चीज बना दीजिए, कोई नई चीज बना दीजिए, उसमें भी चेतना ना हो तो वो कृत्रिम है, यानी आपका बनाया हुआ है। तो एक नेचुरल है और एक आपके द्वारा आर्टिफिशियल है जिसको बनाया गया है। तो वो दोनों उसको कहा। अब चेतन की बात आई है, तो चेतन में दो तरह के चेतन की बात आई। अचेतन में दो, प्राकृत और कृत्रिम, यानी एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। कार्य द्रव्य में चेतन की बात आई तो चेतन दो तरह का। ऐसी चेतना जो बाहर से दिखाई पड़े वह बहिरंत चेतन, यानी बाहर से भी वही अंतः चेतन, यानी बाहर भी हो और अंतः भी हो। यानी बाहर, बही माने बाहर और अंतः चेतन, बाहर भी हो और अंतर भी हो, दोनों चीजें। बाहर भी हम चेतन हो और अंदर भी चेतन हो तो क्या होगा? ऐसी चेतना कहलाएगी बहिरंत चेतन, यानी बह अंतः चेतन। लेकिन एक ऐसा हो सकता है जो अंतः चेतन हो, केवल अंतः चेतन हो, बाहरी चेतन न दिखाई पड़ रही हो। आंतरिक जगत में तो चेतना हो लेकिन बाहरी जगत में चेतना ना हो, कैसे होगा? अंतः चेतन समझ लीजिए। हम लोगों ने कल द्रव्य की बात कही थी ना, वनस्पति वानस्पत्य विरुद्ध औषध, हम लोग कही थी ना कि वनस्पति वो होगी जिसमें कि फूल नहीं आएंगे और सीधे फल आ जाएगा, तो आपने कहा था गूलर। फिर आपने वानस्पत्य की बात कहा कि जिसमें फूल भी आए और फल भी आए वो वानस्पत्य है। फिर हमने कहा विरुद्ध, विरुद्ध जो होगा कि जिसमें लता पता विधान होंगे वो होंगे जैसे गिलोय। फिर हमने कहा औषधि, हमने कहा औषधि वो है जो वास्तव में जब सूख जाए, जब नष्ट हो जाए, अपना रूप बदल दे और पक जाए और नष्ट हो जाए, तब वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो। वो जैसे गेहूं, जब गेहूं की बालियां पक जाती हैं, सूख जाती हैं, वो दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है, तब वो औषधि है। तो औषधि उनको कहा गया। तो ये अंतः चेतन, ये बाहरी नहीं दिखाई पड़ती, ये बाहरी चेतना दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन ये अंदर से चेतन है। ऐसा हम लोग साइंस में डिफाइन भी कर चुके हैं और ऐसा माना जा चुका है, मॉडर्न साइंस मान रही है इसको कि इन सब में चेतना है। ठीक, अब हम लोग ऐसे आए जो बाहर से भी चेतन हो और अंदर से भी चेतन हो। बाहर से भी मूवमेंट दिखाई पड़ रहा हो, अंदर से भी चेतना हो, तो कैसे होंगे? जरायुज, अंडज, और अंडज माने जो अंडों से उत्पन्न हुए। जैसे आप देख रहे हैं कि पक्षियों के अंडे होते हैं तो अंडों से उत्पन्न होते हैं, यानी उसमें जो है एक से जब जन्म होता है तो जो अगली पीढ़ी होती है उसमें अंडे के रूप में होती है
और ये अंडा एक समय के हिसाब से, समय का मतलब काल के खंड में प्रभाव में ये आगे जाकर के और अपने रूप में परिवर्तित होता है, तो ये अंडज कहलाता है। स्वेदज जो स्वेद से उत्पन्न हुआ, ऐसे भी हो सकते हैं जो स्वेद से उत्पन्न हुए हैं तो स्वेदज कहा गया। उद्भिज कहा गया जो जो जल से और पृथ्वी, जल और पृथ्वी के भाग से भी उत्पन्न हो रहे हैं, ये उद्भिज है। और एक अब आ गया जरायुज, जरायुज को पिंडज भी कहा गया, जरायुज और पिंडज दोनों, जिसमें क्यों ये इसमें पिंडज में क्या है, ये सब में जरा तो सब में होता है, लेकिन पिंडज और जरायुज को एक कहा गया। पिंडज माने जो पिंड के रूप में, यानी पूरे संपूर्ण रूप में जो आपके पास है, जैसे हम लोग उसी रूप में जन्म लेते हैं, उसी का डेवलपमेंट होता है, लेकिन हम लोग जन्म लेते हैं पूर्ण रूप, तो पूर्ण रूप में जो होते हैं वो पिंडज कहलाते हैं। तो ये इस तरह ये बहिरंतर चेतन है, क्योंकि ये बाहर भी चेतन है, अंदर भी चेतन है, तो ऐसे ये चेतना कहा गया, द्रव्य भेद कहा गया। ये द्रव्यों का इतना बढ़िया भेद कहीं मिलेगा नहीं। ठीक, अब हम लोग कर्म की बात करें। उन्होंने कहा कि प्रयत्नादि कर्म चेष्ट मुच्यते, उन्होंने कहा कि जो प्रयत्न आदि चेष्टाओं को, प्रयत्न माने कोई इफर्ट करे, तो ऐसे इफर्ट जो है उनको हम कर्म कह रहे हैं। तो वो कर्म माने, देखिए कोई आप चलने के लिए आपको वो एक इनर्शिया का सिद्धांत मानिए कि उन्होंने सिद्धांत दिया आधुनिक विज्ञान ने कि जो व्यक्ति रुका हुआ है, जो चीज रुकी हुई है वो रुकी रहेगी जब तक उसमें फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। जो चीज चल रही है वो चलती रहेगी जब तक उसको रोकने के लिए कोई फोर्स अप्लाई न करें। यही तो सिद्धांत है, वही है प्रयत्न। प्रयत्न करना है, प्रयत्न माने कोई फोर्स करना, कोई एक्शन लेना है। तो कोई जो प्रयत्न है, ऐसी चेष्टा जो है वो कर्म है। तो कर्म का चलनात्मक रूप यही है, अगर चलेगा नहीं तो कर्म नहीं है, यानी कोई मूवमेंट होना चाहिए उसमें, उसको कर्म कहेंगे। और गति, और देखिए क्या है इसका, गति जब तक नहीं होगी, गति और गति का अर्थ क्या है, अगर हम कहें कि हम में मुझ में गति है, यानी जो 5 मिनट, अगर ये कहूं कि 5 बजे मैंने चलना शुरू किया और 5:02 पर मैं दूसरी जगह पहुंच गया, तो ये जो दूसरी जगह 5:02 पे है, ये गति का सूचक है। अगर उसी स्थान पर आप रह रहे हैं 5:01 पर और 5 बजे भी, तो यानी आप में गति नहीं है। और अगर आप 5:01 पर दूसरी जगह है और 5:02 पर दूसरी जगह है, तो यानी आप में गति है। यानी गति माने पूर्व का संबंध विच्छेद, पूरा जो पूर्व का जो काल है, समय का काल, और काल ही नहीं बल्कि जो जगह स्थित है, उन दोनों से आपका संबंध विच्छेद होना चाहिए। अगर संबंध विच्छेद नहीं हुआ तो मूवमेंट नहीं है। और फिर क्या होगा, अगर पूर्व के संबंध से आप हट गए हों तो अगला जो आपका आएगा जगह, उसमें आपका संबंध आप स्थापित कर लोगे ना, तो पूर्व संबंध विच्छेद और अगला संबंध स्थापन, जो अगला उत्तर माने बाद वाला, बाद में कोई आप संबंध स्थापित करोगे उस क्षण से, उस कालखंड से, उस स्थान से, उस जगह से, जो भी स्पेस में कोई आप जगह मान लीजिए, उस स्पेस में आपकी स्थिति होगी, उस टाइम और स्पेस में आपकी स्थिति होगी। बाहर वो डिफरेंट है, वही गति है। अगर दोनों में एक है तो कोई नहीं है, लेकिन एक नहीं हो सकती, क्योंकि साइंस कहती है कि यदि आप टाइम की बात मत करें तो स्पेस में आपकी गति बदलती रहती है, यानी गतिशील तत्व है, तो इनको कर्म कहा गया। ठीक है, अब कर्मों के बारे में उन्होंने तमाम कहा, उत्प्रेक्षण, अवक्षेपण, अवकुंचन, प्रसारण और गमन, इन सब में आप लोग, हम लोग, क्योंकि इनका साइंस में सब जगह यूज है, हमारे उसमें सब भी, कि उत्क्षेपण माने ऊपर की ओर जाना। अगर आप वो नीचे की पृथ्वी के किसी सतह से आप ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ये अवक्षेपण, वो उत्क्षेपण है, उत्क्षेपण। और अवक्षेपण माने पृथ्वी की सतह की ओर आ रहे हैं तो अवक्षेपण है, यानी डिसेंडिंग जो है, पृथ्वी की तरफ डिसेंडिंग अवक्षेपण है। उत्क्षेपण जो पृथ्वी से दूर जाने की बात। आकुंचन माने सिमट जाना, जैसे हार्ट करता है ना, हार्ट आप खड़े हो यूं, ये आकुंचन है। प्रसारण माने फैल जाना, फैलाव जो है प्रसारण है। और गमन मूवमेंट, तो उनको ऊपर उठाना, नीचे गिराना, सिकोड़ना, फैलना, अनियमित दिशा में गति भ्रमण। जैसे ये है
उसमें सब उन्होंने और चीज मान लिया है, आपको उसमें समझना नहीं। ये गमन माने आपको मूवमेंट, चाहे किसी तरफ गमन है वो अपोजिट गमन है। तो ये इस रूप में उन्होंने इसको डिफाइन किया है। तो ये उसका एक और डिफिनेशन दिया इन्होंने, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्य से क्रिया कर्म 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 नान्यपेक्षिते। यानी संयोग और विभाग, हम लोगों ने कहा था ना, संयोग माने दो चीजों का मिल जाना संयोग है, विभाग माने उनका अलग हो जाना विभाग है। ये उसमें क्या है, अब देखिए हम लोग कर्म की बात कर रहे हैं ना, तो कारणम द्रव्य में आश्रित है, लेकिन किसमें कारण है, किसमें ये रिजल्ट, ये इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है संयोग, इसकी वजह हो रहा है विभाग। ये मूवमेंट करा रहा है या ये आपस में मिला रहा है या वियोग करा रहा है, दोनों में यही कारण है। ये कारण भी है और इसको द्रव्य में आश्रित होना पड़ेगा। तो हमने कहा था कि वहां पर द्रव्य में आश्रित कौन है, गुण कर्म दोनों आश्रित है। तो द्रव्य में आश्रित है, लेकिन ये संयोग और विभाग में, यानी जोड़ने में और अलग करने में, विभाग करने में, खंड खंड करने में ये कारण है, इसे ये कारण है। और कार्य तो संयोग होगा, कार्य विभाग हो जाएगा, लेकिन कारण होगा ये कर्म। इस कर्म के कारण ही संयोग हुआ है, इस कर्म के कारण ही विभाग हुआ है, और ये कर्म द्रव्य में आश्रित है। और कर्तव्य से क्रिया कर्म। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये दार्शनिक सेंटेंस है, इस पर बहुत मत जाइए, लेकिन अगर इसको इंटरप्रेट करना हो आधुनिक अपने थेरेपी के हिसाब से, तो मैं बता दे रहा हूँ। ये दार्शनिक विचार ये है कि उन्होंने कर्तव्य और अकर्तव्य की बात किया। उन्होंने कहा जब मानव ने जन्म लिया है तो उसके कुछ कर्तव्य हैं और कुछ कर्तव्य नहीं है, जो अकर्तव्य है। यानी जो कर्तव्य, अकर्तव्य माने गलत कर्तव्य कर रहे हैं तो अकर्तव्य है, और जो सही कर रहे हैं वो कर्तव्य है। तो कर्तव्य में उन्होंने तमाम, जब डिफिनेशन की बात आई तो उन्होंने तमाम कहा। क्यों दार्शनिक विचार क्यों कहा? क्योंकि उनका तो विचार ये था कि मनुष्य हमेशा उत्तरोत्तर प्रगति करता जाएगा, मन से, शरीर से। तो शरीर से प्रगति करेगा तो मन से भी करेगा और आत्मा से भी करेगा। तो वो मानते थे कि उच्च अवस्था होगी। तो कर्तव्य माने ये हुआ गति क्षमा दमो स्वयं शौचम इंद्रिय निग्रह और धीहे विद्या क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। आप किसी को अपरहित सरस धर्म नहीं भाई और परपीड़ा सम नहीं अजमाई। तो अब परहित, अगर दूसरे का हित कर रहे हैं तो ये कर्तव्य है, अगर हित नहीं कर रहे हैं तो अकर्तव्य है, अगर किसी को पीड़ा दे रहे हैं तो अकर्तव्य है। तो ये दार्शनिक विचार है। लेकिन हम लोग इसको इंटरप्रेट करें कि हमारा कर्तव्य क्या है, शरीर का कर्तव्य क्या है। अगर हम भोजन, अभी हम लोगों ने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने कहा था मुंह से हम खा रहे हैं और हमको वो एसोफेगस से जाना चाहिए, फिर स्टमक में जाना चाहिए, फिर 3-4 घंटे रुकना चाहिए, फिर उसके बाद उसको एचसीएल मिलना चाहिए, एचसीएल के बाद जाना चाहिए, फिर ड्यूडेनम में आना चाहिए, उसका पीएच 1.2 होना चाहिए, फिर आगे उसको ड्यूडेनम में जा करके फिर उसको आगे वहां पर तमाम रस मिलने चाहिए। ये रस हमारे क्या है, पैंक्रियाटिक जूस है, बाइल जूस है और हमारे इंटेस्टाइनल जूस है। इन सब जूसों के मिलने के बाद हमको उसको चर्निंग, बाद में वो प्रोसेस में हमको एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, हमको उसको सेगमेंटेशन होना चाहिए, उसमें ये सारी चीजें हैं, बलाई बिलाई होना चाहिए। ये सारी चीजें कह रहे हैं ये कर्तव्य की क्रिया। अब अगर ये उल्टा हो जाए, खाना आप खाएं और अचानक पूरा वोमिटिंग हो जाए तो ये अकर्तव्य है। तो अगर इंटरप्रेट करना है चिकित्सा के हिसाब से तो ये अकर्तव्य है। और ये कह रहा है दार्शनिक विचार में कर्तव्य अकर्तव्य अलग है, लेकिन यहाँ कर्तव्य हो। फिर कर्म नान्यदपेक्षते, यानी न अन्य अपेक्षते, किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करता। ये नहीं कहता है कि हमको फिल्म देखने जाना है तो आप अपने फ्रेंड का पहले वेट कर रहे हो कि भैया आ जाए तभी हम जाएंगे। नो, अगर उसको देखने जाना है तो खुद चला जाएगा। यानी जो उसका काम है वह कर्म, वो जो कर्म है उसका जो काम बता दिया आपने और उसका ये कर्तव्य है मान लीजिए, तो वो अपने काम के लिए किसी की अपेक्षा नहीं करता है। अगर आपने भोजन खाया तो वो जो कर्म है वो ये इंतजार नहीं करेगा कि पहले भैया कोई पानी पियो तभी हम चले जाएंगे, नहीं, वो स्टार्ट कर देता है, वो अपना काम शुरू कर देता है, वो उसको अपने आप जाता रहता है, आपकी बात नहीं सुनता है, ना आपकी बात सुनता है, ना आपका इंतजार करता है।
न किसी चीज का इंतजार करता। अपेक्षा माने किसी का इंतजार नहीं करता, किसी चीज की परवाह नहीं करता, वो अपना करता। ठीक है, तो ये उसको इस रूप में आप इसको पढ़िएगा। ये अब हम लोग इन सब रूप में है कि भाई एंजाइम मिलेंगे, एंजाइम मिल जाएंगे, तो एंजाइम मिलना किसी को इंतजार नहीं करता कि एंजाइम भैया कह रहा है कि रुको यार अभी हम थोड़ा वेट कर लें तब एंजाइम मिलेंगे। वो अपने आप फंक्शन शुरू हो जाता है। गुण, अब गुण देखिए, गुण में देखिए सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नांता परादय अगुणा प्रोक्ता प्रयत्नादि कर्म चेष्टित मुच्यते। पूरा श्लोक यही है कि सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नांता परादय गुणा प्रोक्ता। उनका गुण की बात और कर्म की बात जो कही थी इसी श्लोक में कही थी। ये जो श्लोक उनका 49वां श्लोक है इसी में कही थी, और पेज नंबर 49 और वो श्लोक नंबर 49 पेज नंबर 20। और ये जो है चरक संहिता जो ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की टीका वाली है उसमें ये लिखा हुआ है, तो वहां से लिया गया है, इसलिए उन्होंने उसका रेफरेंस दे दिया है। तो सार्था गुरुवादयो बुद्धि, अब देखिए आइए लोग वहां पढ़ रहे हैं गुण। अब हम लोगों ने वहां पढ़ा था समवायी तू निश्च, ये एक और है कि समवायी तू निश्चेष्ट कारणम गुण। ये क्या है? जो समवायी, देख ये तो समवायी है ना, किसी में समवायी माने द्रव्य में आश्रित दोनों है और समवायी रूप में है, लेकिन ये निश्चेष माने निष्क्रिय है। लेकिन इसी गुण के कारण हमारा समवायी भाव है। ये गुण समवायी भाव में ही रह पाएगा, निष्क्रिय है, स्वयं निश्चेष्ट है, लेकिन यही क्या है? यही कारण है। इसी कारण की वजह से आपकी द्रव्य की पहचान है। तो एक तो ये परिभाषा है कि ये जो इस गुण है, जो आपके शरीर के अंदर गुण है, उसी गुण से वो रह तो रहा है, समवायी भाव से रह रहा है। किसमें रह रहा है? द्रव्य में रह रहा है, कर्म के साथ रह रहा है, कर्म और गुण दोनों साथ में रह रहे हैं। ये खुद निश्चेष्ट है, दिखाई नहीं पड़ता है किसी को, निष्क्रिय दिखने देता है। कर्म तो सक्रिय है, कर्म तो मूवमेंट कर रहा है, गुण मूवमेंट नहीं कर रहा। गुण अपनी जगह स्थिर है, गुण लेकिन गुण कारण है, इसी कारण की वजह से द्रव्य की पहचान है। तो ये इसका अर्थ है कि इस कारण की, इस गुण की वजह से ही उस द्रव्य का पहचान है। इसलिए यह समवायी भाव में है, लेकिन स्वयं निष्क्रिय है, मूवमेंट नहीं कर रहा, बताता नहीं किसी को, मैं बोलता नहीं है कि मैं बहुत सक्रिय हूं, निश्चेष्ट रहता है, निष्क्रिय रहता है, समवायी रहता है, द्रव्य में आश्रित रहता है, लेकिन यही इसी गुण के कारण उस द्रव्य का भाव होता है। अगर ये गुण न रहे या द्रव्य न रहे तो ये गुण नहीं रहेगा, लेकिन ये गुण न रहे तो भी द्रव्य नहीं रहेगा, क्योंकि द्रव्य बदल जाएगा। आप कहेंगे कि द्रव्य बदल गया। अगर आप किसी आदमी का गुण कुछ हो और गुण बाद में बदल जाए तो आप कहेंगे ना कि ये आदमी बदल गया है। तो बस वही है कि इसी गुण के कारण ही, यही कारण है, वह गुण है, और इसी गुण के कारण उस द्रव्य की पहचान है। एक ये हो गया। दूसरा हो गया कि सार्था गुरुवादयो बुद्धि। सार्था माने सा अर्थ, अर्थ माने क्या है? विषय। विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इंद्रियों के विषय तो यही है। इंद्रियां इन्हीं के माध्यम से जानती हैं कि हम किसी को देख रहे हैं, हम किसी को सूंघ रहे हैं, हम किसी को सुन रहे हैं। ये सब जो है पंच, जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां है, तो वही है कि वो सार्था माने अर्थ, माने अपने विषयों के उस, जो सार्था माने विषय के साथ जो जुड़े हुए हैं उनकी बात कर रहा है। सार्था गुरुवादयो बुद्धि। तो सार्था माने इंद्रियों के जो विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो वो सार्था गुरुवादयो। गुरुवादयो गुरु आदि, गुरु आदि हम लोग आगे पहले थोड़ा पढ़ा होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि गुरु सर शीत मंद मधु और पिछल जान सुजान और खर द्रव सिद्ध सहित है और सूक्ष्म गुणों की खान, लघु कठोर स्थूल है और सूक्ष्म रुक्ष है शान और तीक्ष्ण सांद्र है उष्ण सब स्थिर विशद समान। ये जो हमारे 20 गुण कहे गए हैं, जो विशिष्ट गुण कहे गए हैं, उनका वर्णन है। तो कहते हैं गुरुवाद। गुरुवाद यानी यही गुरु। गुरुवादी माने देखिए, हमने कहा था समाज से बोलते थे तो गुरुवादी कह दिया। सार्था गुरुवादयो बुद्धि, गुरु आदि, तो गुरुवाद में ये पूरा उनको दिया 20, सार्था में 5 कह दिया,
सा अर्था विषय, तो आप खुद समझिए, शिष्य को समझना था, गुरु को बोलना था। तो गुरु ने कहा सार्था, तो समझ गए शिष्य कि सार्था माने शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनके सहित। और गुरुवादों को कहा दिया तो उन्होंने कहा कि गुरु वही 20 गुण जो है वो हो गया। फिर उन्होंने कहा सार्था गुरुवाद बुद्धि, बुद्धि कह दिया। तो बुद्धि के जैसे हुआ, हम लोगों ने क्या बताया था कि बुद्धि में सबसे पहले क्या अभिमान पैदा होता है। तो अभिमान, बुद्धि, ज्ञान ये सब उसी ग्रुप में है। धृति, धृति भी उसी का हुआ है। तो बुद्धि, अभिमान, ज्ञान, धृति ये सब उसी में शामिल हो गए। तो सार्था गुरुवादो बुद्धि अप्रयत्नांता परादया। अब देखिए प्रयत्न, फिर समास हो गया, प्रयत्नांता परादया। उन्होंने क्या कहा, कहा प्रयत्न में जो खत्म हो रहा हो। लीजिए आप सोचिए क्या प्रयत्न में, तो आपको जानना है, गुरु शिष्य समझते थे क्या प्रयत्न में कौन खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और प्रयत्न, 5 चीजें कह दिया। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, प्रयत्नांता। और फिर कहा परादय, लीजिए फिर कह दिया परादय, पर आदि। तो पर की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो हम लोगों ने कहीं पढ़ा है कि सामान्य गुणों में हर का एक गुण भी है। कैसे हम लोगों ने कहा, हम लोगों ने कहा कि आकाश के तो युक्त है। फिर हम लोगों ने कहा वायु है, हमने वायु कहा, तो वायु को हमने कहा पृथकत्व है। वायु का काम, वायु में एक हवा चली और एक पत्ती यहाँ पे थी, उसको 1 मील दूर लेके उसने छोड़ दिया, तो ये पृथकत्व हुआ। तो युक्ति, पृथकत्व। फिर हमने कहा अग्नि, तो अग्नि ने क्या किया, अग्नि ब्रेकअप किया। अभी कहा ना कि ब्रेकअप करते हैं, तो ब्रेकअप किया, विभाग कर दिया, तो विभाग उसका सामान्य गुण हो गया। फिर उन्होंने कहा जल, तो जल को हमने कहा कि जल क्या करता है, हमने कहा कि जल सहयोग करता है। अगर जल न हो तो आपका पूरी इमारत नहीं बन पाएगी, तो जल सहयोग स्थापित करता है। कैसे जोड़ता है, सीमेंट, लोहा सबसे जोड़ देता है। तो जल है, तो आकाश, वायु, अग्नि, जल। फिर पृथ्वी हमने कहा, तो पृथ्वी में हमने क्या कहा, पृथ्वी को हमने कहा कि पृथ्वी को तो आप परिमाप, पृथ्वी को नाप सकते हैं। तो पृथ्वी को हम लोगों ने परिमाप में कह दिया। फिर हम लोग कहा पृथ्वी के साथ क्या है, काल, काल को कहा, तो काल को हम लोग संख्या में 6 ऋतुएं, 12 महीने ये सब में डिवाइड कर दिया, तो हम लोगों ने इसको काल को संख्या में कर दिया। फिर हम लोगों का दिशा की बात कही, तो हम लोगों का दिशा में क्या है, अभ्यास। अभ्यास, अगर चलना सीखेंगे नहीं, दिशा का ज्ञान नहीं होगा, तो अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़ में हो जाए। यानी उस अभ्यास की वजह से ही तो हम मूवमेंट का देख रहे हैं, दिशा कौन सा है, कहाँ है, और हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये अभ्यास हो गया। फिर उन्होंने कहा कि मन, काल, दिशा, मन। मन क्या है, मन संस्कार। और फिर हम लोगों ने कहा कि आत्मा और तम दो ही तो रह गए, तो उनको पर अपर कह दिया गया। उनमें पर और अपर कह दिया गया कि भाई एक अब इसको इस तरह मानिए कि पर माने दूर, अपर माने पास, यही तो कहा। तो आत्मा पास मान लीजिए है, पर दूर है, तो यही तो इस तरह इंटरप्रेट कर दिया गया कि पर अपर। तो उसकी बात है परा, सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नांता परादय गुणा प्रोक्ता प्रयत्नादि। वही कहा, तो आगे बता दिया गुणा, ये गुण है, ये गुण कहा गया, ये सारे गुण है। लेकिन हम लोग अपने, ये आयुर्वेद ने कहा था, हम लोग अपने गुणों में सामान्य गुण और विशिष्ट 10 सामान्य गुण जो हमने भी बताए कि संयोग, विभाग, युक्त, युक्त से शुरू किया, युक्त, पृथकत्व, विभाग, संयोग। फिर हम लोगों ने कहा कि पृथ्वी का हम लोगों ने परिमाप, फिर संख्या, संख्या के बाद अभ्यास, अभ्यास का संस्कार, और फिर पर अपर। तो ये जो हमारे 10 हैं, ये हमारे सामान्य गुण हैं, और वो हमारे विशिष्ट गुण, उन गुणों को हम लोगों ने दिया। तो ये हमारे, तो इस रूप में ये हुआ। तो ये सार्था गुरुवादो बुद्धि, ये उस गुण कहा। तो ये गुण के बारे में भी हम आपको बता चुके। अब हम लोग देखें, अब देखिए, अब यहां पर आ गया कि हम गुण की बात कही, लेकिन हाँ चलिए आगे, ठीक है। गुण, अब ये गुण को आप समझ लीजिए, ये गुण बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्हीं को हमको समझना है, और इनके आधार पर हम लोगों को करना। चलिए आज का काम जो है, आज गुण तक हो जाए। देखिए गुण देखिए,
हम लोग गुण की बात कर रहे हैं, तो देखिए गुण में अब गुण और कर्म दोनों का इसमें दिया हुआ। आकाश में देखिए क्या है, तो आकाश क्या मृदु है, आकाश में क्या मृदु है, आकाश में कोई भी आपको मृदु माने जिसमें जो है मृदुता हो, तो उसमें तो कुछ आकाश कुछ रिएक्ट कर नहीं रहा, तो मृदुता तो है ही है। लघु है, कहीं भी पहुंच, लघु माने छोटा, सूक्ष्म माने जो कहीं भी इतना सूक्ष्म है कि कहीं भी प्रवेश कर सके, तो लघु है, मृदु है, सूक्ष्म है। मृदु लघु सूक्ष्म तीनों है। सूक्ष्म जो है, ये जो है सूक्ष्म, क्यों, वो मतलब मूवमेंट वाला है, स्थिर, ऐसा कहीं उसमें कुछ नहीं करते, वो अप्रतिघात टाइप का है, वो कोई मूवमेंट नहीं, मतलब कोई आपको रिएक्शन नहीं देगा, तो वो सूक्ष्म है। और शब्द है, शब्द हम लोग इसलिए कह चुके हैं कि हमने कहा कि शब्द हमारे क्या है, शब्द हमारे गुण भी हैं, और शब्द को हमने क्या कहा था, भूत भी है, तन मात्रा भी है, तो गुण भी है, भूत भी है, और तन मात्रा भी है। ये हमेशा याद रखिए, जब आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद के टर्म्स में तन मात्रा भी है, वो शब्द जो है गुण भी है, लेकिन शब्द वो भूत भी है, तो भूत तन मात्रा एक ही कहा गया है। वो गुण भी, वो भी गुण तो है, अगर वो शब्द है उसी गुण के कारण की तो हम पहचान रहे हैं, और वो इंद्रिय का विषय भी है। हमने कहा ना कि इंद्रिय के विषय भी वही है शब्द, तो इसलिए ये जो है उसके 5। अब हमको ये याद करना पड़ेगा कि अब इनके कर्म देखे, मार्दव, मधु से मार्दव बना, सौशीर्य बना सुशीर, सौशीर्य माने छिद्र युक्त, यानी छिद्र युक्त क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि आकाश से पानी बरसता है, तो वैसे ही हमारे रोम छिद्रों से निकलता है ना पसीना, और हम लोग तेल की मालिश करते हैं तो वो अंदर चला जाता है, यानी उसमें सुशीरता है, मतलब कहीं उसमें छेद है। लाघव माने लघु से लाघव बना, तो लाघव है, वो उसका कर्म हो गया, ठीक, अप्रतिघात है ही। वायु, अब देखिए वायु के में, वायु में लघु भी है, देखिए लघु आकाश भी है और लघु वायु भी है, तो उसका वायु का लघु है। शीत भी है, ठंडा है, इसका देखिए, इसका एक और सूक्ष्म भी है, सूक्ष्म माने कहीं भी ये भी तो प्रवेश कर जाएगी। और स्पर्श तो हम लोगों ने वहां शब्द स्पर्श रूप वो तो कहा ही है, लेकिन यहाँ इसके दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, खर स्किन जैसे खर हो जाती है, और रुक्ष रुखी हो जाती है, वो भी मतलब खरता है, रुक्षता, दोनों चीज आ जाती है। तो खर और रुक्ष दोनों को उन्होंने कह दिया कि खर भी है और रुक्ष भी है। और विशद माने देखिए, विशद वाला जो है, यही विशद का अर्थ ये है कि इसको ट्रांसपेरेंट टाइप का है, इसको बाहर से भी आप देख सकते हैं, इसलिए इस रूप में उसको विशद कहा गया। तो ये, और ये वायु चल भी है, आप समझ लीजिए वायु का गुण चल भी है, यूज करना पड़ेगा ना कभी कभी। जब कभी कोई कहेगा कि हमारे स्किन में रुक्षता आ गई है, खरता आ गई है, तो तुरंत समझिए कि वायु का गुण है, वायु का ट्रीटमेंट आप करें, ठीक है, ये उसका अर्थ है। जब कोई कहे कि आकाश, कोई हमारे हड्डियां चट चट बोलने लगी है, तो समझ लीजिए कि आकाश की प्रॉब्लम है, ठीक है, ये वही। तो फिर रौक्ष, रुक्ष से रौक्ष बना, वो कर्म है उसका। ग्लानि और विचार, देखिए ये इसको समझिएगा, वैशद्य, विशद से वैशद्य बना, और लघु से लाघव बना, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका खर, विशद और रुक्ष तीन इसके मूल गुण है अधिक। और शीत भी याद रखिएगा, क्योंकि शीत गुण जल में भी है, इसमें भी है। तो यानी रुक्ष और खर और विशद और शीत, ये 4 इंपॉर्टेंट गुण हो गए इसके। अब इनका प्रयोग आगे करना पड़ेगा। अब ये ग्लानि और विचार क्यों आ गया, तो ग्लानि और विचार क्या है, ग्लानि विचार तो मन के भी विचार हो, मन के भी आइडिया हो सकते हैं, लेकिन वायु के संदर्भ में इसलिए है कि जो वायु क्या है, ये वायु की वजह से ही हम विचार कर पाते हैं, हम बोल पाते हैं। तो जो विचार कर सकती है वही तो ग्लानि करेगी। अगर बहुत प्रसन्न है तो वही तो ग्लानि कर पाएगा। डिप्रेशन तो उसी को होगा जो बहुत प्रसन्न रहता है। अगर डिप्रेशन और प्रसन्नता में अंतर न हो तो कैसे जानेंगे कि हम डिप्रेस्ड हैं, और कैसे जानेंगे कि हम प्रसन्न हैं। तो प्रसन्नता नॉर्मल अगर नेचर है आपका, तो जिस दिन आप प्रसन्न नहीं रहेंगे उस दिन आप डिप्रेशन के शिकार हैं। तो वही इसीलिए ग्लानि और विचार दोनों को एक साथ रखा गया। विचार माने
कोई विचारशील जो आपके मन में विचार आ रहा है उसको वो वायु उसके रूप में है, वायु उसको प्रकट करती है, वायु की वजह से वो विचार कर पाते हैं। मन तो है ही है, मन विचार करता है, लेकिन वायु की वजह से, और ग्लानि भी उसी वजह से आती है। तो इसलिए इसको ठीक। और इसका कर्म क्या है, वायु सुखाती भी है। कपड़े आप सुखाते हैं ना वायु से, बारिश हो रही है आप पंखा चला देते हैं, सूख जाता है। अग्नि, अग्नि का देखिए, अग्नि का जो सबसे महत्वपूर्ण है उष्ण, ठीक है, वो भी देखिए सूक्ष्म है, ये भी लघु है। सूक्ष्म लघु वहां भी था, आकाश में भी था, वायु में भी था, यहाँ भी है। सूक्ष्म लघु वो भी है, यहाँ भी है। कोई सब तीनों, आकाश वायु अग्नि तीनों, रुक्ष वायु है, रुक्ष अग्नि भी है, विशद वायु भी है, विशद अग्नि भी है। यहाँ ध्यान देना पड़ेगा इन सब के। लेकिन ये इसका मूलभूत गुण क्या है, उष्ण और तीक्ष्ण। तीखी है, जला देगी, उष्ण है, गर्म गर्माहट देगी। ये उष्ण और तीक्ष्ण इसके विशिष्ट अलग से, मतलब इन सब गुणों में विशिष्ट गुण है। जब कंपैरिजन करेंगे दूसरों का तब आपका होगा। अगर गर्मी लग रही है या कहीं पर आपको जलन हो रही है तो आप समझिए कि अग्नि की वजह से है। विषद तो सभी है, विषद वायु भी है, विषद ये भी है ना। तो वैसे रुक्ष वायु भी है, रुक्ष ये भी है, लेकिन नहीं, अग्नि में रुक्ष होने के साथ साथ उष्ण भी है, तीक्ष्ण भी है। अब कर्म क्या है, दाह चढ़ा देगी, पाक, पाक माने पवित्र कर देगी, चेंज कर देगी, रूपांतरण कर देगी। प्रभाव, आपके जो चेहरे की आभा है, ये आपके प्रकाश इसकी वजह से, अग्नि की वजह से। अगर आप सुंदर दिख रही या दिख रहे हैं तो ये आपका प्रकाश उसी वजह से। ये आपके चेहरे का सौंदर्य, आपके चेहरे की लालिमा, आपके शरीर का सौष्ठव, शरीर के अंग प्रत्यंग जो प्रकाश दिख रहा है, जो वर्ण दिख रहा है, जो प्रभा दिख रही है, जो कांति दिख रही है, तो अग्नि की वजह से। अग्नि न हो आप आभाहीन हो जाएंगे, आप प्रकाशहीन हो जाएंगे। तो इसलिए आपका वर्ण, आपकी सुंदरता, आपका प्रकाश, आपकी प्रभा अग्नि के कारण जला देगी, पका देगी। ये अग्नि का गुण है। तो जब कभी अग्नि का रूपांतरण की बात होगी तो हमेशा अग्नि पर ध्यान देना चाहिए। वो आपके खाने को पका देती है। पहले तो खाना कच्चा होता है, तो पका देती है, तब खाने योग्य हो जाता है। तो अग्नि का रूपांतरण है, वो जल को उसमें वो गैस उसमें रूपांतरण कर देती है। पहले उसको 100 डिग्री टेम्परेचर पे ले जाती है और फिर भाप बना देती है। बर्फ होगा तो उसको पिघला करके पहले जल बना देगी। तो ये रूपांतरण जो है अग्नि का स्वभाव है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। और आपके चेहरे का, आपके शरीर का, आपका सौष्ठव जो दिख रहा है, जो प्रभा और प्रकाश वो दिख रहा है, वर्ण दिख रहा है जो आपका, वो अग्नि की वजह से। ठीक, हम लोग जल की बात करें, हम लोग जल की बात कर रहे हैं। तो जल में हम लोग क्या देख रहे हैं, जल है, द्रव है, द्रव है, लिक्विड है, ठीक है, मूवमेंट कर रहा है, स्निग्ध है, चिकनापन है ना, इसमें चिकनापन है ना, स्निग्ध है बिल्कुल जैसे तेल की तरह, पिच्छिल भी है, थोड़ा चिपचिपा भी है, मृदु है, मृदु तो है ही है, मीठा मीठा जल है, मृदु वो भी है, मृदु आकाश भी है। और मृदु जो है आप देखिए, मृदु केवल आकाश है, और आकाश के बाद मृदु मारदा और कहीं नहीं है, मृदु और कहीं नहीं है। मृदु के पास जहां आया तो आकाश भी है और मृदु जल भी है, ये याद रखिए। ऐसे याद करना है आपको, इसलिए आपको कि मृदु आकाश है और मृदु जल भी है, मीठा आकाश है, मीठा जल भी है। तो मीठा जल मंद है, मतलब गति बहुत तेज नहीं है। आपको सरिताओं वाला अगर एक ही धरातल पर हो तो उतना गति उसकी मंद होगी, बहेगा नहीं। आप तालाबों में देखिए, नहीं मूवमेंट होती, जहां पर मूवमेंट है ऊपर से नीचे वहां बहेगी। शीत है, शीत हम लोगों ने वायु को बताया था ना। शीत में जब कभी पॉइंट आएगा तो एक ऐसा शीत हो सकता है कि आप जहां जल को आप न कर पा रहे हो तो वहां वायु कर दीजिए, और जहां जल को कर पा रहे हैं वहां जल को शीतल कर दीजिए, तो जल का ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो शीत है, मंद है, मृदु है, स्निग्ध है, पिच्छिल है। तो इसका स्निग्ध और पिच्छिल स्वभाव है। और देखिए आगे कर्म में क्या है, उत्क्लेद, गीलापन कर देती है, स्नेह, बंध, स्नेह, स्नेह माने क्या हुआ, जैसे स्नेहक तेल की तरह। लेकिन स्नेह का अर्थ पराभौतिक में भी चाहिए। स्नेह कर रहे हैं आप, अपने छोटे भाई से स्नेह कर रहे हैं,
आपकी छोटी बहन से स्नेह कर रहे हैं, ठीक है, आप मदर स्नेह कर रही है, प्रेम बोलते हैं लेकिन मदर स्नेह कर रही है। बंध, रिश्तों को बांधने के लिए जल की आवश्यकता है। जल तत्व होगा तो रिश्ते आपके बंध जाएंगे। विषयंद, देखिए विषयंद, आपके जल की वजह से आपके विष हट जाएगा। विषयंद माने विष को नष्ट कर देगी। तो आपके जल क्यों पीना चाहिए? क्योंकि जो शरीर के अंदर का विष है वो जल के माध्यम से बाहर निकलता है। उसी तरह रिश्तों में क्या है, अगर आप जल की मात्रा बढ़ा देंगे तो जो आपके और आपके घर के किसी परिवार के बीच में, किसी रिश्तेदार के बीच में, नातेदार के बीच में, पति पत्नी और माँ बहन भाई किसी के बीच में है, ये विष हटा देंगे, जल की मात्रा बढ़ा देंगे तो रिश्ते सुधर जाएंगे। अग्नि का जो है वहां उष्ण है और तीक्ष्ण है, ठीक है, वहां दाहकता है, तो दाहकता है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, इसलिए अग्नि का संबंध जो है पति और पत्नी के संबंध में, वहां अग्नि भी होनी चाहिए। वहां जल उतनी आवश्यकता नहीं है, वहां अग्नि अवश्य होनी चाहिए, नहीं तो संबंध नहीं रहेगा। वो अग्नि है जो एक दूसरे को आकर्षित करती है, तो वह अग्नि है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, दाह, उसमें दाहकता होनी चाहिए। वो उसमें गर्म, जैसे कहते हैं कि गर्मजोशी से मिले, तो वो गर्मजोशी जो है, तो गर्मजोशी एक बार तो मिलना ठीक है, लेकिन गर्मजोशी से आप जब मिलते हैं तो अपने घर के जो पति पत्नी के बीच में अग्नि का होना आवश्यक है। लेकिन जल माता और पुत्र के बीच में, माता और पुत्र के बीच, पिता पुत्र के बीच, पिता पुत्र के बीच में ये जल बांधता है, सब रिश्तों को जल बांधता है, और विषंद विष को नष्ट करता है। मार्दव है, मृदु से मार्दव हो गया। पिछले प्रहलाद, अब देखिए प्रहलाद में जो है, ये प्रहलाद का अर्थ जो है जोड़ना भी है, जहां पर पहले प्रहलाद का अर्थ आनंदित भी करना। प्रहलाद माने क्या हुआ, आप आनंदित होते हैं, जल तत्व बढ़ता है तो आपके अंदर आनंद की सृष्टि होती है। आप अपने माँ बाप से मिलते हैं तो बड़े पसंद हो जाते हैं, कोई बोलता तो ना, कुछ करता तो ना, जल वहां अपने आप ही रहता है, क्योंकि वो जल वो आपको जोड़ता है, जोड़ने के साथ साथ आपको आनंदित करता है। पृथ्वी, गुण, गुरु है, गुरु मान भारी है, और सब तो लघु थे, आकाश भी लघु था, हमारे जो है वायु भी लघु थे, सब अधिकांशतः लोग लघु थे, अग्नि भी लघु है, लेकिन ये भारी है, यही केवल भारी है। तो गुरु, गुरु है, खर है, खर क्या था, खर वहां भी था, वायु भी खर थी, पृथ्वी भी खर है, लेकिन मंद था, मंद जल भी था, मंद पृथ्वी भी है, मूवमेंट कहाँ है, स्थिर है, लेकिन ये मंद ही नहीं है, ये स्थिर भी है। विशद, ये भी विशद है, और विशद कहाँ, वायु भी है, ठीक है, विशद वायु भी है, और विशद एक और भी है, अग्नि भी है। वायु, अग्नि और पृथ्वी तीनों विशद है, सांद्र है, कंसंट्रेटेड है, स्थूल है, बड़ी, ठीक है, गंध है, गंध इसका वो है। तो ये जो हुआ, अब इसका वही है, उपचय, संघात, गौरव, स्थिरता, स्थिरता है, निर्माण काम इसका है, धारण करना इसका, पृथ्वी धारण करती है, उसमें आप जो भी करना करिए वो निर्माण भी करती है, वो गौरव है। गुरु, गुरु की वजह से गौरव है, स्थिर की वजह से स्थिरता है, संघात और उपचय ये सब जो है वो धारण करती है, निर्माण करती है। तो इस रूप में आप लोगों को ये पूरे ये इनको अध्ययन करना है कि इन दोनों में, पराभौतिक और भौतिक दोनों में आपको याद रखना है। पराभौतिक भी रिश्ते हैं और पराभौतिक को भी, यही तो हमारे, यही रिश्ते तो बनाने पराभौतिक बना रहे हैं, यही भौतिक को बना रहे हैं। तो दोनों रिश्तों के जोड़ने के लिए इसको इस रूप में आपको समझना पड़ेगा। अब हम लोगों ने सामान्य विशेष खत्म हो गया क्या समय? धनंजय से आगे शुरू करेंगे तो आगे रोक दें। रोका जाए कि अभी चला जाए कि रोका जाए, कैसे बताइए? एनीवन? आवाज आ रही मेरी? यस सर। मतलब यहीं पर रोक दें कि आगे बढ़े? यस सर, नहीं आवाज नहीं आ रही सर, क्या कहा? आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं, मैं यहीं पर रोक दूं कि हम लोग आगे बढ़े? सर 10 मिनट तो और टाइम हो सकता है। हाँ?
10 मिनट का और टाइम है सर। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। पहले हम इसको हटा दें, स्टॉप रिकॉर्डिंग करके बंद कर देता हूँ, फिर बात